हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो आप देख ही रहे हैं 505 यानी पर्यावरण से है। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण सीखना। इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपके हैं, 10 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। आप इसे 5 नंबर के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अगर छोटा कर देगा तो 5 नंबर के ही बनेंगे। और प्लीज़ आप यूनिट मत पूछिएगा, क्योंकि अब इस तरह के जो क्वेश्चन है यूनिट बाय यूनिट नहीं आ सकते हैं। आपको मैं पूरे क्वेश्चंस अवेलेबल करवा दे रही हूँ और आप आराम से पढ़िए, क्योंकि आने आपके एग्जाम में ही है। ठीक है, तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन ले लेती हूँ। और पहला क्वेश्चन है, कक्षा 5 का पाठ बच्चों में ज्ञान संग अनुभव की बात करता है, चर्चा करना है। आप एक टीचर हैं, आप क्लास 5th को पढ़ा रहे हैं, और जो कोई भी पाठ है वो बच्चों में ज्ञान संग अनुभव की बात करता है, यानी कि अनुभव के साथ में वो ज्ञान देता है, ज्ञान भी देता है, साथ में अनुभव भी रियलाइज भी कराता है। तो आप एक्सपीरियंस एक बच्चों को मिलता है किस तरह से, आप एक टीचर के रूप में आप चर्चा कीजिए, आप उदाहरण दीजिए, आप समझाइए। तो आंसर है आपके सामने ही, कक्षा 5 में उप प्रकरण यानी गुटों में खेले जाने वाले खेल, आपके हीरो, मार्शल आर्ट तथा कुश्ती का खेल तथा उनके प्रशिक्षण के बारे में बताता है। ठीक है, हमारे शरीर के बारे में और जानना तथा श्वास की प्रक्रिया इसी संदर्भ में आते हैं। और उसी से ठंडा, उसी से गर्म में इस बात की तुलना करते हैं कि वे दौड़ने के बाद कितने जोर जोर से सांस लेते हैं, और ये भी देखते हैं कि वे अपना सीना कितना फुला सकते हैं। वो शीशे पर फूंक मारकर कैसे इसे धुंधला बना देते हैं, तथा कैसे वे अपने ठंडे हाथों को फूंक मारकर गर्म कर सकते हैं, तथा किसी गर्म चीज को कैसे ठंडे कर सकते हैं। और इस इकाई में डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई सुंदर कहानी उसी से ठंडा उसी से गर्म का एक प्रयोग एक स्रोत के रूप में किया जा सकता है। और साफ काम गंदा काम इकाई बच्चों को परिश्रम की प्रतिष्ठा का एहसास कराती है कि कैसे अलग अलग लोगों द्वारा किए गए कार्य समाज को अनावश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं। आपके समझ में आया? ये बात चल रही है क्लास 5th की, क्लास 5th में, और किसकी? पर्यावरण, इन्वायरमेंट की बात चल रही है। तो उसमें जो लेसन है उनके बारे में आपको बताना है, यहाँ पे डिस्कस करना है। जैसे एक लेसन होगा कि गुटों में खेले जाने वाले खेल, आपके हीरो, ये लेसन का नाम हो गया। तो इसमें क्या बताया गया, किस खेल के बारे में बताया गया है? तो मार्शल आर्ट तथा कुश्ती का खेल इसमें भी बताया गया, प्रशिक्षण के बारे में बताया गया है कि किस तरह से मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण यानी कि प्रैक्टिस होती है, किस तरह से कुश्ती का दिया जाता है प्रशिक्षण। तो ये आपका हो गया एक लेसन के बारे में। फिर वहीं पे, क्योंकि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि पर्यावरण जो है इसमें एक ही सब्जेक्ट को नहीं पढ़ा जाता है, ये एकल सब्जेक्ट नहीं है, इसमें 2 या 3 सब्जेक्ट को लेके पर्यावरण का सब्जेक्ट बनाया गया, जिसे हम ईवीएस कहते हैं। इसमें साइंस भी होता है, आप इन्वायरमेंट तो पढ़ते ही हैं, सोशल स्टडी भी आप पढ़ते हैं, सोशल साइंस भी आप पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए आप कहाँ आ गए, हम आ गए सीधे साइंस पे, कि इसमें श्वास की, हमारे शरीर के बारे में और जानना कि श्वास की प्रक्रिया इसी संदर्भ में आते हैं। यानी ठंडी कोई चीज़ कैसे होती है, कैसी चीज़ गर्म होती है, दौड़ते वक्त क्यों आदमी तेज तेज सांसें लेता है, सीना कैसे होता है, कितना हम फुला सकते हैं, एकदम मान लीजिए शीशे पे हम फूंक मारते हैं तो धुंधला क्यों हो जाता है। तो ये जो साइंस के अंतर्गत चीज़ें हैं, गर्म चीज़ कैसे ठंडी कर सकते हैं, ये सब चीज़ें एक लेसन उसमें है, श्वास की प्रक्रिया इसमें बताया गया है, उसका आपको यहाँ पे जिक्र कर देना है। साफ काम गंदा काम इकाई बच्चों को परिश्रम की प्रतिष्ठा का एहसास दिलाती थी, ये यहाँ पे लेसन का नाम है। तो जो भी आपके कक्षा 5 में जो लेसन है, खासतौर पे इन्वायरमेंट की बात चल रही है, तो उसका यहाँ पे आपको जिक्र कर देना है। वो लेसन किससे संबंधित है, किससे रिलेटेड है, वो चीज़ आपको यहाँ पे बता देनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। PDF आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे रहेगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक शिक्षक के रूप में पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों के व्यवहारिक पक्ष पर परिचर्चा प्रस्तुत करें। यानी एक आप शिक्षक हैं और पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक के व्यवहारिक पक्ष कौन कौन से हैं, अब आपको यहाँ पे बताना है। कक्षा 3, 4, 5 की पर्यावरण की पुस्तकें NCERT द्वारा बनाए गए पाठ्यक्रम, 2005 की राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा, 2005 के पूरे दर्शन एवं पद्धति पर आधारित है। इस पाठ्य पुस्तक शिक्षकों के लिए शिक्षण हेतु योजना बनाने तथा पढ़ाने का यंत्र बन जाती हैं, और एक शिक्षक पाठ्य योजना तैयार करता है तथा उसे पढ़ाता है। तो इसमें क्या आप इससे सहमत हैं? क्या इसी प्रक्रिया से आप विभिन्न विषयों का शिक्षण कराएंगे या कराते हैं?
जबकि परंपरागत तौर पर यह पाठ्य पुस्तक एक शिक्षक की भूमिका है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 इस बात पर जोर देती है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद अनुभवी व क्रियाओं के आधार पर पहले के विचारों के साथ नए विचारों को जोड़कर करें, और इस संदर्भ में पाठ्य पुस्तक को शिक्षक के लिए अपने आप में पूर्ण साधन नहीं समझा जाता है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज जो दी हुई है कि पहले के विचार को नए विचारों के साथ जोड़ने का मतलब क्या हुआ, यानी कुछ उनको नॉलेज पहले से है और आप कोई लेसन पढ़ा रहे हैं, अब जैसे आप बता रहे हैं बच्चों को ह्यूमन बॉडी के बारे में बता रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन यदि आप ह्यूमन बॉडी में एक कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप ले लीजिए कि ब्रीथिंग क्या होती है, लेकिन उसके पहले आपने यदि बच्चों को ह्यूमन पार्ट्स के बारे में पढ़ाया होगा, लंग्स के बारे में यदि आपने पढ़ाया होगा, तो बच्चे बहुत अच्छे तरीके से आपके इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जो ब्रीथिंग होती है, सांस लेना होता है, क्या होता है और क्या प्रोसेस होती है इसकी। देन इसके बाद अगर ये चीज़ आप समझाएंगे तो बच्चों को बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये होता है पहले के ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, पूर्व के ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना, ठीक है ना। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया की शुरुआत के लिए ज्ञान के निर्माण हेतु स्रोतों में से एक स्रोत समझा जाता है, और ऐसी पाठ्य पुस्तकों का विकास करने में चुनौती थी कि किस प्रकार विषय वस्तु की व्यवस्था की जाए तथा किस तरीके से इसे प्रस्तुत किया जाए ताकि पर्यावरण को इसके संपूर्ण रूप में देखा जा सके, और तथा विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान इत्यादि विषयों में इसके विभाजन से बचा जा सके। यानी मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई भी एक सब्जेक्ट होता है, पर्यावरण नहीं, कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें कंटेंट क्या रखे जाएं, आप साइंस ले लीजिए, मैथ ले लीजिए, इंग्लिश ले लीजिए, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि सबसे पहले स्टैंडर्ड देखा जाता है, बच्चा किस क्लास का है, उसकी एज क्या होती है और उस एज में वो क्या क्या चीज़ें सीख सकता है, क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट कर सकता है, देन उसके अकॉर्डिंग जो होता है सिलेबस का निर्माण किया जाता है, ताकि मेंटली वो ज़्यादा परेशान ना हो, जो जितनी उसकी मानसिक क्षमता है उतना उस चीज़ को वो ग्रहण कर ले। तो ये जो व्यवस्था एक होती है विषय वस्तु में, ये रखी जाती है ताकि जो पढ़ाया जाए बच्चे आराम से उस चीज़ को समझ लें, और टीचर को भी ज़्यादा, क्योंकि अगर बच्चे का मेंटल लेवल पे बच्चा तैयार नहीं होगा, मेंटली लेवल पे बच्चा तैयार नहीं होगा, तो टीचर को ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, तो टीचर फिर परेशान होगा। इसलिए एक विषय वस्तु जो होती है पाठ्य योजना बनाते वक्त बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि उदाहरण सहित चर्चा करें कि बच्चे पेड़ के माध्यम से कैसे सीख सकते हैं, और इसके उद्देश्य व विधि की चर्चा करें। अब आपको बताना है कि आप टीचर हैं, तो बच्चे पेड़ के माध्यम से कैसे सीखेंगे और इसके उद्देश्य व विधि क्या है। तो देखिए, बच्चों को इस बात के लिए अवगत कराना है कि पेड़ एक भरपूर एवं जटिल जीवन जीते हैं, और प्रत्येक बच्चे से कहें कि वो अपने लिए एक पेड़ चुने, उसका भली भांति परीक्षण करें। बच्चे पेड़ के आकार की आकृति बनाएं, और पेड़ की आकृति बनाने के बाद उस पेड़ के आसपास जो भी चीज़ें, जो भी इन्वायरमेंट जो होता है, उन चीज़ों को उसमें बनाएं, रखें और लिख लें, और सब प्रकार के जो पक्षी, कीड़े और अन्य जीव जंतु पौधे होते हैं उन्हें देखें कि किस जगह पर है और इस प्रकार के कितने जीवन की किस्में वहाँ थी, और क्या उन्हें कोई घोंसला देखा। बच्चे अवलोकन के लिए एक बार से अधिक जा सकते हैं ताकि पेड़ के ऊपर तथा आसपास के जीवन की रूपरेखा का अवलोकन कर पाएं। वापिस आकर वो कक्षा के सामने अपने चित्र पेश करेंगे, कौन से पेड़ों पर औरों के अधिक जीवन तक क्यों। बच्चों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है कि पूरे वर्ष एक ही वृक्ष का अवलोकन अलग अलग ऋतुओं में करें तथा उनसे संबंधित टिप्पणियां लिखे, फोटो भी खींचे। यानी एक पेड़ के बारे में आप पेड़ देखिए, एक्चुअली क्या होता है कि सब पेड़ अलग अलग होते हैं। एक पेड़ आप बच्चे को दे दीजिए, सबसे पहले तो आप ले जाइए बच्चे को पेड़ को दिखाइए, दिखाने के बाद आप बच्चे को बोलिए कि आप इस पेड़ को बहुत आराम से देखिए, गौर से देखिए, अवलोकन करिए और ऑब्जर्व करिए, और देन इसके बाद आपको क्लास में चलना है और एक डायग्राम बनाना है, और आपने जो इस पेड़ में देखा है, पेड़ के जो आप आस पास देख रहे हैं, वो चीज़ें आपको लिखनी है, उसमें बनानी है और लिखनी है। तो ये इफेक्ट बच्चे पे जब वो क्लास पे जाएगा तो बहुत अच्छे से कर लेगा, क्योंकि उसने इस चीज़ को देखा है। लेकिन यदि आप डायरेक्ट क्लास में ही बोल दें कि एक पेड़ आपको बनाना है, तो शायद बच्चा पेड़ बना ले, लेकिन आप बोले कि उसके आसपास की जो चीज़ें हैं उसे भी आपको बनानी है, लिखनी है, तो थोड़ा ये उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि कुछ पेड़ होते हैं जो घर के आसपास होते हैं, जहाँ पे झोपड़ियाँ होती हैं, कुछ पेड़ होते हैं जो बिल्कुल अकेले शांत जगह में होते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जिनमें घोंसले भी बने होते हैं, कुछ में नहीं बने होते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है बच्चों को ऑब्जर्व करना ज़रूरी होता है, देखना ज़रूरी होता है। और सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि यदि आप साल भर बच्चों के लिए, क्योंकि पेड़ जो होता है वो बदलता रहता है,
अब जैसे अगर आप ठंड मान लीजिए, ठंड आया तो पेड़ अलग होता है, गर्मियाँ आती हैं उसके बाद पतझड़ आता है, पतझड़ में पेड़ की पत्तियां झड़ जाती हैं, सूखे सूखे से हो जाते हैं। गर्मियाँ आती हैं, गर्मियों में पत्तियां तो होती हैं लेकिन सूखी हुई होती हैं, या तो किसी किसी पेड़ों में नहीं भी होती हैं, जली हुई होती हैं, पीली पत्तियां होती हैं। कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जिनको सूर्य का प्रकाश की रोशनी नहीं मिल पाती तो उनकी पत्तियां पीली होती हैं। तो ये एक ऑब्जर्व करना होता है, एक बच्चे को बताना होता है कि पेड़ के माध्यम से आप कैसे क्या सीख सकते हैं, पेड़ कैसे बड़े होते हैं, कैसे लंबे होते हैं, ठीक है ना। पेड़ कैसे सांस लेते हैं, कैसे ये जिंदा है, पेड़ भी लिविंग थिंग्स होती हैं, तो ये कैसे लिविंग थिंग्स बनती है, तो ये सब चीज़ें आपको समझाना, बच्चे को समझाना, ये आपका काम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका है शिक्षण अधिगम उचित विधि का चयन प्रभावशाली शिक्षण के लिए आवश्यक है और इस हेतु उचित विधि का चयन किन दो घटकों पर आधारित होता है। यानी कि शिक्षण अधिगम जो उचित विधि का चयन करना है जो प्रभावशाली शिक्षण के लिए, तो एक शिक्षण अधिगम आपको बताना है जो शिक्षण के लिए प्रभावशाली है और इस विधि का चयन किन दो घटकों पर आधारित होता है। तो एक प्रभावशाली शिक्षक वह होता है जो प्रभावी रूप से संप्रेषण कर सके तथा अपने मिले जुले अध्यापन उपागमों का प्रयोग कर सके। यानी जब बच्चे को पढ़ाए तो ऐसे मेथड से पढ़ाए, ऐसे टीचिंग मेथड होनी चाहिए कि बच्चे के समझ में आ जाए। तो जैसे यहाँ पे दो मुख्य घटक होते हैं जिन पर ये आधारित होता है जब जिस विधि का चयन किया जाता है। पहला जो घटक है वो है आपका कक्षा में पढ़ाए जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति, ठीक है ना। यानी अध्यापक कक्षा में अध्यापन प्रक्रिया में कक्षा में चर्चा हेतु लिए गए प्रकरण की प्रकृति के अनुसार ही शिक्षण विधि का चयन करने की आवश्यकता होती है। कुछ प्रकरण जैसे कि किन्हीं वैज्ञानिक कथनों को परिभाषित करने के लिए लंबी चौड़ी व्याख्या की आवश्यकता होती है। यानी कोई डिफिनेशन दी हुई है, कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि एक दो लाइन में होती है लेकिन उनको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती हैं, ज़्यादा लंबे में समझाना पड़ता है। और कुछ है जबकि दूसरे ऐसे जल की तीन अवस्थाओं का एक दूसरे में परिवर्तित होना दिखाने के लिए शिक्षार्थी को प्रयोगशाला में जाकर ये प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप वहीं पे रह के समझा सकते हैं, बोर्ड के माध्यम से समझा सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको करके दिखाना होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि पानी के कितने रूप होते हैं, 3 होते हैं, और फिर कौन कौन से होते हैं, तो उनको प्रयोगशाला में आप लैब में ले जाके बता सकते हैं। आप सामाजिक विज्ञान में भी ले लेते हैं, कई अवधारणाएं होती जैसे कि ऋतु तथा भोजन का चुनाव के लिए आवश्यकता पड़ सकती है कि बच्चों को सब्जी एवं फल के बाजार को ले जाकर दिखाया जाए। यानी बच्चों को जब आप मार्केट लेके जाएंगे और कौन कौन से फ्रूट्स होते हैं, कौन कौन से फल होते हैं, कौन कौन सी सब्जियां होती हैं, आप बताएंगे तो बच्चा बहुत अच्छे समझ जाएगा और नेक्स्ट टाइम उसे चीज़ याद भी रहेगी। दूसरा, शिक्षार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। यानी दूसरा महत्वपूर्ण घटक जिसे कि हमने शिक्षण अधिगम विधि का चुनाव करते समय ध्यान में रखना है वह है कि शिक्षार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली, क्योंकि सभी शिक्षार्थियों की बौद्धिक योग्यताएं भिन्न होती हैं और वे अलग अलग प्रकार के सोचने व सीखते हैं और अधिगम की शैलियों को वर्गित करने के अलग अलग तरीके होते हैं। यानी शिक्षार्थियों की यदि जो बच्चा जिस ढंग से पढ़ना चाहता है उसको उस ढंग से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चा क्लास में अलग अलग होता है। कुछ बच्चा तेज़ होता है, माइंड उसका जल्दी कैचअप कर लेता है, कुछ बच्चे का माइंड ज़्यादा कैचअप नहीं करता है। तो सब बच्चे अलग अलग होते हैं और बच्चों के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाए तो बेस्ट पढ़ाना होता है। कुछ अधिगम शैलियों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है कौन किस तरह से, चलिए देख लेते हैं। बाएं दाएं दिमाग से सोचने वाले, श्रवण दृश्य गतिबोध द्वारा सीखने वाले बच्चे और कार्य करने वाले, सोचने वाले, सिद्धांतवादी तथा उपयोगितावाद। यानी प्रत्येक अध्येता की सूचना प्रक्रमण का अपना अपना पसंदीदा तरीका होता है। यानी प्रत्येक पढ़ने वाले का अपना अपना तरीका होता है पढ़ने का एक। और एक शिक्षक को मुख्यतः यह ध्यान रखना है कि किसी एक शिक्षण विधि पर जोर ना दें। यानी हो सकता है कि आप जिस शिक्षण विधि से पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ 1 या 2 या 4 ही बच्चे समझ रहे हैं और बच्चों के समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसी शिक्षण विधि लीजिए जो सभी बच्चों के समझ में आ जाए। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ शिक्षार्थी केवल सुन तथा लिख कर नहीं सीख पाते, कुछ के ध्यान की अवधि औरों से कम है और वे कक्षा की कोई क्रिया हो तो पसंद करते हैं। लोग किस तरीके से सीखते हैं समझना शिक्षण अधिगम के उचित विधि का चयन करने से पहले अति आवश्यक है। यानी आप टीचर हैं और आप क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आपको सबसे पहले, क्योंकि एक टीचर का कर्तव्य भी होता है, वो उसको ये जानना होता है कि कौन सा स्टूडेंट, जब आप लॉन्ग टाइम पढ़ाते हैं एक क्लास को तो आपको भी समझ में आ जाता है कि ये बच्चा डफर है, ये बच्चा बहुत तेज है, तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाइए कि कौन सा बच्चा और किस मेथड से जो आप पढ़ा रहे हैं। यदि आप बोल के पढ़ा रहे हैं तो वो बच्चे ज़्यादा कैचअप कर रहे हैं, यदि आप अपने फिंगर्स को, हाथ को हिला के या कुछ चीज़ करके बता रहे हैं उससे बच्चे समझ पा रहे हैं, या फिर आप बोर्ड भी लिख के बता रहे हैं वो बच्चे ज़्यादा समझ पा रहे हैं।
जो प्रोसेस, जो मेथड बच्चे ज़्यादा अच्छे समझ पा रहे हैं, उसी प्रोसेस, उसी मेथड से आपको पढ़ाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका पर्यावरण का 10 नंबर वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया रहेगा इसका लिंक, तो आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।